बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीट स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से और कोरोना और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का आपस में क्या ताल्लुक है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कोरोना के हवाले से क्या इकदाम कर रहा है। और मेरा खसूसी तौर पर आज ये प्रोग्राम है जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर शोएब खान मेरे साथ मौजूद होंगे और उससे मैं तफसीली बात करूँगा, बहुत सारे सवालात भी करूँगा कोरोना के हवाले से, कोरोना से कैसे लड़ना है और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन क्या किरदार अदा कर रहा है कोरोना के बारे में, कोरोना के मरीजों को महफूज रखने के लिए सरकारी सतह पर कितनी लैब है, प्राइवेट तौर पर कितनी लैब काम कर रही हैं और आपने किस लैब से टेस्ट करवाना है, कौन सा टेस्ट जो है वो क्वालिटी होगा, क्वालिटी के हवाले से कौन सा टेस्ट बेहतर है, कौन सा नहीं करवाना, कितनी लैब है, इस हवाले से आज बात करते हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो बीट स्पेशल प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कोरोना के जो पेशेंट है वो बतदरीज उसमें इजाफा होता जा रहा है और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का क्या रोल है आप समझते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। मैं एक्चुअली पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का बड़ा वाइटल रोल रहा है इस पूरे प्रोसेस में, इसलिए कि ना सिर्फ सरकारी अदारे हॉस्पिटल्स और जो गैर सरकारी प्राइवेट हैं उन सब के साथ हम काम कर रहे हैं। जो ही जब ये शुरू हुआ तो हमने अपनी जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं हमने वो स्टॉप करके तो अपनी सारी टीम्स और स्टाफ को मरकूज़ कर दिया सिर्फ और सिर्फ कोरोना को कंट्रोल करने और गवर्नमेंट को इस सिलसिले में सपोर्ट प्रोवाइड करने के, ना सिर्फ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को। हमने इमीडिएटली कमोबेश इस पूरे अरसे में को 27 एडवाइजरीज इशू की है, वो डिफरेंट टॉपिक्स में कि लाइक जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स काम कर रहे हैं उनके जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं, और ये वो प्रोटोकॉल्स हैं, ये हमने नहीं बनाए लेकिन जो गवर्नमेंट और WHO और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मिल के बनाता है, तो उसी को हम फिर अपने तमाम जो जिनको हम डील कर रहे होते हैं अदारों को उनको हमने भिजवाए। इसी तरह डेंटिस्ट्री एक बड़ा पोटेंशियल एरिया है कि जिसमें स्प्रेड के बहुत ज़्यादा, तो उनकी एडवाइजरीज इशू की हमने। फिर पर्सनल प्रोटेक्शन किस तरह करनी है, फिर एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे रखना है, फिर ये जो हैजर्डस मटेरियल है इसकी डिस्पोजल का क्या, तो इस तरह की हमने को 27 एडवाइजरीज हर मौके पे हमने इशू किए। ना सिर्फ इशू किए हैं, फिर देन हमारी टीम्स उनको मॉनिटर भी कर रही है। इस सारे अरसे के दौरान हमने सिवाय 2-3 केसेस जो मैं मेंशन करूंगा, हमने अपना रोल स्पोर्टिव रोल के तौर पे किए, हमने कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिए, वरना रूटीन में तो हमारे लॉ को जो वायलेट करता है हम उनको खिलाफ केसेस बनाते हैं और प्रोसिक्यूट करते हैं, उनको सजाएं देते हैं। मगर यहाँ पे हमने सपोर्टिव रोल था, हमने प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक सेक्टर को भी सपोर्ट प्रोवाइड की कि कैसे उनकी कैपेसिटी को इन्हांस करें ताकि खुदा न खास्ता ये बहुत ज़्यादा अगर फैलता है तो हम प्रिपेयर्ड हों इसके लिए। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा ज़रूरी जो काम हमने किया शुरू में ही, मुझसे यहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ने रब्ता किया शाम को। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि एक बच्ची किसी प्राइवेट हॉस्पिटल लाहौर में ही गई, तो उस वक़्त चूंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने काम शुरू कोरोना पे नहीं किया हुआ था, तो उन्होंने कहा जी कि आप चली जाएं, सरकारी हॉस्पिटल का नाम लिया, वहाँ चली जाएं, सर्विसेज हॉस्पिटल। वो बच्ची वहाँ पे आई और चूंकि उस वक़्त उसको पता नहीं था, वो घंटा हॉस्पिटल में फिरती रही, डिफरेंट लोगों को मिलती रही, उनसे पूछती रही कहाँ जाना। अल्टीमेटली घंटे के बाद वो वहाँ पे पहुँची जहाँ पे कोरोना के मरीज़ों को डील किया जाता था। तो उसको देखा, एग्जामिन किया और उसको उन्होंने रिटेन करके उसका टेस्ट करवाया, तो उसका शाम को पॉजिटिव आ गया। अब दिस वॉज वेरी डेंजरस। वो 20-25 लोगों को मिली थी ढूंढते हुए, और प्राइवेट हॉस्पिटल से वो पॉजिटिव केस आ गया। तो उस पर हमने इमीडिएटली उसी रात को पूरी रात हमने बैठ के हमने प्रोटोकॉल्स डेवलप करके अगले दिन सुबह से हमने वो प्रोटोकॉल्स बहुत पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इशू कर। डॉक्टर साहब इस वक्त जो है आप इंश्योर करेंगे कितने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के हवाले से इलाज मुआवजा शुरू कर दिया गया है?
इस वक्त 46, ये मैं कल शाम तक की फिगर बता दूं, ये डेली बढ़ती जा रही है। लाइक आज हमारी टीम ये पूरा, लेकिन शुरू दिन से जब कोरोना का पहला पेशेंट आया तो उस वक्त ये सूरत नहीं थी। उस वक्त तो सिर्फ 1 या 2 हॉस्पिटल्स अपने तौर पे कर रहे थे। इस वक्त कल शाम तक 46 में, मैं बड़े हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। और सर इनका डॉक्टर साहब, इनका जो वहाँ पर इलाज मुआवजे के जो चार्जेस हैं वो उसको भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप? उसकी मैं उस तरफ आता हूँ। ये 46 हॉस्पिटल्स हैं और इन 46 हॉस्पिटल्स में इस वक्त 800 से ऊपर आइसोलेशन के बेड्स हैं और उसमें HDUs के बेड्स जो हैं तकरीबन 250 के करीब और 350 के करीब वेंटिलेटर्स हैं इन 46 हॉस्पिटल्स में। और ये सारे के सारे इस वक्त काम कर रहे हैं। कुछ ने फ़ौरन शुरू कर दिए, कुछ ने थोड़ा टाइम। जिन्होंने टाइम लिया उनकी जेन्युइन रीज़न थी। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मार्केट में चूंकि अवेलेबल नहीं था, शॉर्टेज थी, तो उनको कुछ टाइम लगा अरेंज करने के लिए। और हमने ये उनको एडवाइजरी दी हुई थी कि जब तक कि आपके पास PPEs ना हो आपने कोरोना का मरीज नहीं लेना। जब वो प्रिपेयर हो जाते हैं, हम देखते हैं, हम ओके करते हैं, तो वो शुरू कर देते हैं। इस वक्त 46 हॉस्पिटल्स प्राइवेट सेक्टर के कर रहे हैं। अब ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो फॉर प्रॉफिट सेक्टर है। हम ये उनको पाबंद नहीं कर सकते कि आपने पैसा नहीं लेना, करना भी नहीं चाहिए, जाहिर उनका बिजनेस भी है। प्राइस के हिसाब से सिर्फ इस हद तक मॉनिटर करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल कोरोना से पहले अगर वो पर डे बेड का 5000 ले रहे थे तो अभी भी 5 ही लें। ये ना हो कि इस वबा की सूरत में उसका फायदा उठाएं। तो ये हमने इंश्योर किया है कि जो एग्जिस्टिंग उनके रेट से उनसे बढ़ाने दिया, बट जो एग्जिस्टिंग है वो कम में ज़्यादा है उनको हम नहीं छेड़ रहे। वाई? बिकॉज ये उनका है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्राइवेट हॉस्पिटल एक सेक्टर है जिसमें हमने तकरीबन को 20-22 बड़े हॉस्पिटल्स किए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। उनके साथ जो अटैच्ड हॉस्पिटल्स हैं वो PMDC के लॉ के मुताबिक, वो चूंकि मेडिकल कॉलेजेस वहां पे रजिस्टर होते हैं, उस लॉ के मुताबिक उन्होंने 50% बेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट रखने होते हैं। तो इस वक्त वो फ्री ऑफ कॉस्ट 50% बेड्स वो भी किए हैं। और वो ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके 500, 600, 700 बेड्स हैं। तो वो उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो काफ़ी हज़ारों में वो बेड्स बनते हैं। पर ना सिर्फ ये कि वो रेडी किया हमने उनको, 4 हॉस्पिटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऐसे हैं कि जिनका ह्यूमन रिसोर्स का इशू था। 2 हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल ने टेक ओवर कर लिए हैं और 2 LGH ने कर लिए। इन्होंने अपना ह्यूमन रिसोर्स दिया और वो उनको मैनेज कर रहे हैं। वो 50% ऑफ द बेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक और प्राइवेट सेक्टर का है। तो ये इस वक्त हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। हमारी तकरीबन 10 से 12 टीम्स हर हफ्ते फील्ड में होती हैं पूरे पंजाब में। और इन टीमों का काम सिर्फ ये है कि हमने प्राइवेट हॉस्पिटल की प्रिपेयर्डनेस को चेक करना होता है। इस प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए हमने एक हमारी चेयरपर्सन हैं प्रोफेसर मैडम मतिया, उनका ये आइडिया था और हमने टेक्निकल एक्सपर्ट्स बुला के, जब अभी बहुत कम केसेस थे तो उस वक्त हमने एक चेक लिस्ट बना ली थी टेक्निकल एक्सपर्ट्स को, आर्मी से, सिविल से, प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से लोगों को बुला के 20-22 के करीब लोग थे। तो हमने हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस की एक चेकलिस्ट बना दी थी कि ये चीज़ें होंगी तो सेफ है किसी भी हॉस्पिटल को कोरोना के वायरस को ट्रीट करने। तो डॉक्टर साहब, इसको जो टीमें आपकी चेक करती इंस्पेक्शन, इसकी मैं वही बता रहा हूं इंस्पेक्शन कि हमारी टीमें 2 किस्म के काम करती हैं। एक तो ये कि फॉर एग्जांपल आज हमारी टीम रावलपिंडी में गई है। हमारा टारगेट है कि इस हफ्ते में 3 हॉस्पिटल्स को हमने प्रिपेयर करना है। तो वो टीम उन 3 हॉस्पिटल्स को विजिट करके पूरा दिन लगा के उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स है उनके साथ बैठ के पूरा करके, जब 100% चेकलिस्ट के मुताबिक हो जाते हैं तो देन वी डिक्लेयर के जी कि नाउ यू कैन टेक कोरोना पेशेंट्स। दूसरा, फिर उनका उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर 4 हॉस्पिटल ऑलरेडी हैं तो उनका भी उसी हफ्ते के अंदर रूटीन विजिट करके वो देखते हैं कि ये जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक ये सारा काम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो हम देयर एंड देन वहीं पे उनसे वो ठीक करवाते हैं। फॉर एग्जांपल,
पीपीईज पहने, और जब वो आप डॉक्टर्स वहाँ से निकलते हैं और जो एरिया मखसूस एरिया है वहाँ पे वो प्रॉपर चेंज हो रहा है, चेंज होके जो डिस्पोजल होनी है उनकी प्रॉपर डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा मसला आ रहा है, ये भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि खुद अगर हेल्थ प्रोफेशनल्स इसका शिकार होते जाएंगे तो फिर जो है वो बड़ी खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन होगी। क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक जो स्टाफ है वो इसका शिकार हुआ, लेकिन हमारे भी यहाँ पर ये इसका इस तरह की खबरें हमारे पास हैं कि हेल्थ प्रोफेशनल खुद ही जो है इसका शिकार होते जा रहे हैं। देखिए, अगर आप देखें ना, हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की परसेंटेज कंपेयर करें अमीर तरीन मुल्क हैं तो उनसे बहुत कम है। जो अमीर तरीन मुल्क हैं जिनके तमाम रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है, उनके भी लोग जो हैं मुतासर हुए और हमसे कहीं ज़्यादा हुए। इसमें मैं डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि डॉक्टर जब हॉस्पिटल में आता है तो अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन वगैरह सारी वो लेता है। जो आपने एसओपी जारी की है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से कि एक डॉक्टर जब पीपीई किट पहनता है तो उसके बाद वो उसको ज़ाया कैसे करना, तो इस पर अमल दरामद किया जा रहा है? वैसे आपने बिल्कुल किया जा रहा है। शुरू में बेसिकली थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था कि लाइक मैंने खुद देखे हॉस्पिटल्स में कि वो पीपीई पहने, वो मखसूस एरिया के अलावा भी लोग घूम रहे हैं, वो जो हमारे उसके मुताबिक नहीं है। तो इस पे हम कंटिन्यूसली हॉस्पिटल, क्योंकि ये चीज़ ये वबा ऐसी है कि इसमें हम, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारा स्पोर्टिव रोल है, तो हम स्पोर्टिव रोल मोड में गए हुए हैं, तो हम फिर उनको प्यार मोहब्बत से ये सारी चीज़ें और उनको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग से ये बहुत हद तक अब कंट्रोल हो गया। मगर कहीं कहीं शुरू में था कि जो वायरल इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शन मैंने देखा है खुद के, बल्कि बड़ी दफ़ा मैं हेल्थ बीट में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से बड़ी दफ़ा सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, वहाँ पर उन्होंने जाकर जो है वो ऑपरेशन थिएटर तक सील कर दिए क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन था। तो इन्फेक्शन तो हमारे अस्पतालों में आम दिनों भी होता है, लेकिन अब चूँकि कोरोना वायरस है, ये भी एक इन्फेक्शन है, तो इसको हम कोई ऐसा हमारा लाहे अमल हो कि हम परमानेंट और फ्यूचर में हमेशा के लिए कोई ऐसे हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स हो कि हम जो है वो वहां पर जो इन्फेक्शन है उसको किसी तरीके खत्म कर सकें, देखें उसके चांसेस बतदरीज कम करें। ये दो चीज़ें आपने पूछी। एक तो करंट सिनेरियो में इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, और दोनों जो सेक्रेटरीज हैं प्राइमरी सेकेंडरी के, कैप्टन उस्मान और स्पेशलाइज्ड के बैरिस्टर नबील साहब, दे आर माशाल्लाह वेरी एक्टिव, और उनके साथ हमारी कंटिन्यूसली मीटिंग्स हो रही हैं। तो इसी सिलसिले में हमने डिस्कस किया और स्पेशलाइज हेल्थ ने एक कमेटी बनाई पंजाब के लिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, स्पेसिफिकली फॉर कोरोना की जो पेंडेमिक इसके लिए। उसमें उसको जो चेयर करता है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, WHO के भी और बाकी भी काफ़ी लोग हैं उसमें, उनकी रेगुलरली मीटिंग होती है। और अभी तक हम जो कोरोना के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, 82 हॉस्पिटल्स को, ये मैं कल तक की फिगर बता रहा हूँ, 82 हॉस्पिटल्स को हमने विज़िट किया है। अगेन ये कमेटी जो है वो ये पूरी कमेटी की तौर पे नहीं जाती, आगे डिफरेंट टीम्स बनाई हुई इस कमेटी में, वो और उसके पूरे प्रोटोकॉल्स हैं और चेकलिस्ट है इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के, वो लेके 82 हॉस्पिटल्स को कल तक देखा हमने। उन हॉस्पिटल्स में वेरिएबल चीज़ें हैं, कहीं ऐसे हॉस्पिटल हैं कि जो आइडियल हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल, मगर कुछ हॉस्पिटल्स में ये ख़ास तौर पे जब हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर इश्यूज़ हैं। मगर ये जो विजिटिंग टीम है, ये उसका मैंडेट है कि अगर कोई काम ठीक नहीं हो रहा तो उस हॉस्पिटल से उस वक्त तक निकलना नहीं है जब तक आप उसको ठीक ना करवाएं, चाहे पूरा दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, बैठे रहें, आप ठीक करवा के निकलना। मैं अगेन उस तरफ आता हूँ कि ये स्पोर्टिव रोल है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे यही से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, बीट स्पेशल प्रोग्राम में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर शुएब खान मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे तफसीली बात करते हैं कि कोरोना के हवाले से उन्होंने हमें बताया भी कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का क्या किरदार है, किस तरह सरकारी अस्पतालों को विजिट भी किया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों की क्या सूरत है, कितने प्राइवेट अस्पताल अब तक ये कोरोना के मरीजों को लेना शुरू कर दिया है, जो कि शुरू में मेरा तादाद बहुत कम थी, अब तादाद बढ़ चुकी है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी मुतहरक है इस हवाले से, कोरोना के हवाले से। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे एक तो इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो इस वक्त सूरत हाल क्या है पंजाब में, कितनी लैब्स जो हैं वो कोरोना के हवाले से टेस्ट कर सकती हैं, और इसका क्या SOP किया कि हर कोई लैब को जो परमिशन है कि वो कोरोना का टेस्ट कर सकती है? जी नहीं, हर एक लैब को नहीं है परमिशन। और मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। जब ये शुरू हुआ तो उस वक्त लाहौर में वाहिद लैब जो थी IPH में, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में लैब काम कर रही थी, इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और बाद में फिर एड अप होना शुरू हुई। इस वक्त पंजाब में हमने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को मिला के तकरीबन 18-19 के करीब लैब्स जो है पूरे पंजाब में उनको हमने चेक करके अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और इसमें स्टैंडर्ड्स की जब मैं बात करता हूँ तो बायो सेफ्टी, डिस्पोजल और पर्सनल प्रोटेक्शन टॉप पे आती है। इसमें तकरीबन 19 लैब्स में से 7 लैब्स हैं प्राइवेट सेक्टर की, जिसमें 5 लाहौर में, एक फैसलाबाद में अबवा लैब, और एक रावलपिंडी में भी रिसेंटली हमने की सिटी लैब। ये ऐसी लैब्स हैं कि इनको हमने 3-3, 4-4 दफ़ा इंस्पेक्शन करनी पड़ी। कि पहली दफ़ा इंस्पेक्शन की, हमने कहा ये चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी नहीं, फिर दूसरी दफ़ा भी, तीसरी दफ़ा गए, और हमारी टीम कंटिन्यूसली उनको वो ठीक करवाती रही। हमने एक चेक लिस्ट बनाई है, और उस चेक लिस्ट में अगेन वही टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुला के, ख़ास तौर पर मैं आगा खान यूनिवर्सिटी का जिक्र करूँगा, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की। और यहाँ पे हमारे ऑफिस में बैठे हमने डिफरेंट प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के लैब्स को भी बुलाया और उनके पैथोलॉजिस्ट को भी बुलाया, और हमने चेक लिस्ट बनाई कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो कोरोना वायरस के टेस्ट करने की, बिकॉज दिस इज़ वेरी सेंसिटिव। कोरोना वायरस के टेस्ट के दौरान लैब के अंदर आप वायरस के साथ डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं, तो वो प्रोटेक्शन करनी होती है एनवायरनमेंट की भी, और जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। आइसोलेटेड जगह होनी चाहिए, ताकि हॉस्पिटल में अगर लैब है तो पूरे हॉस्पिटल को हमने बचाना है। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जब तक मीट ना हो हम अलाउ नहीं करते। रिसेंटली प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने बहुत काम किया, और बहुत दिन रात, यानी आप ये यकीन करें कि हम सैटरडे और संडे को भी, मेरी टीम्स जो हैं और प्राइमरी एंड सेकेंडरी का स्टाफ भी सैटरडे और संडे को लैब्स पे लगा हुआ था, कि हमारा टारगेट था कि संडे की शाम तक हमने पूरे हफ्ते के अंदर 6 लैब्स ही हमने 6 की 6 को हर हाल में करना था, और संडे की शाम को हमने किया, दिन रात काम किया हमने भी। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी में कैप्टन उस्मान ने बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की, और ये चीफ सेक्रेटरी की तरफ साहब की तरफ से ऑर्डर था जी कि ये हमने हर हाल में करनी है। इस वक्त जो गवर्नमेंट की लैब्स की इन लैब्स के एडिशनल होने की वजह से 6000 प्लस पर डे हो गया। इसमें भाई प्राइवेट सेक्टर नहीं मिला रहा। प्राइवेट सेक्टर के भी एवरेज तकरीबन 2000, ये जो 7 लैब्स हैं 2000 के करीब, जो इनकी कैपेसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है। बट अगले हफ्ते के अंदर मज़ीद गवर्नमेंट कुछ लैब्स को कर रही है, और हम उनको विज़िट कर रहे हैं, और एंड होपफुली एक हफ्ते तक ये गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसको 10,000 पे लेके जाएं, और बड़ा इजीली लेके जा सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हमारा ये हो जाएगा। एक और चीज़ लैब्स के बारे में होता है, ये मैं PCR की बात कर रहा हूँ, विच इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर वायरस। हमें एडवाइजरी इशू हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद से कि एक रैपिड किट टेस्टिंग मेथड जो है वो फॉल्स रिजल्ट्स देता है, और उस फॉल्स रिजल्ट की वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा है। सर रैपिड जी है क्या, आसान अल्फाज में, ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता लगे कि ये एक ऐसा टेस्ट है कि जिसमें आप PCR का जो टेस्ट है उस पर 6 घंटे लगते हैं, और उसकी कॉस्ट भी बहुत आती है, हज़ारों में उसकी कॉस्ट। तो ये बड़ी सस्ती, चंद 100 रुपए में, और आपको 10 मिनट के अंदर रिजल्ट दे देती है।
बट ये रिकमेंडेड नहीं, इसमें फॉल्स रिजल्ट्स काफ़ी हैं और उन फॉल्स की वजह लाइक अगर किसी को है और इस टेस्ट ने कह दिया नहीं है तो वो बंदा फिरता रहेगा, लोगों को इन्फेक्ट करता रहेगा। तो WHO ने इसको बैन किया था और फिर हमने भी एडवाइजरी इशू कर दी कि पंजाब में कोई भी नहीं कर सकता। फिर हमने एक लैब को हमें पता भी चला तो हमने उसको विज़िट किया और उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास आई तो हमने उसको सील किया, वो अभी तक सील है, उसको हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम प्यूनिटिव एक्शन इस पीरियड के दौरान नहीं ले रहे, बट बहुत ज़्यादा जहाँ पे हम समझेंगे ये दिस इज़ वन एग्जांपल कि हमने इस सिलसिले में थोड़ा सा प्यूनिटिव एक्शन लिया। बाकी जो लैब्स मैंने आपको बताई हैं वो 18-19 के करीब इस वक्त पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की वो इस वक्त काम कर रही हैं और नेक्स्ट वीक तक ये मज़ीद इसमें 4-5 लैब्स ऐड हो जाएंगे। सरकारी सतह पर डॉक्टर साहब कब तक हम जो एक फिगर वज़ीर आला पंजाब ने भी बोला है कि 10,000 की कैपेसिटी हो जाएगी? नेक्स्ट वीक में हो जाएगी डेफिनेटली, जितनी स्पीड से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ काम कर रहा है और इवन स्पेशलाइज भी लाइक रावलपिंडी में 2 लैब्स इस वक्त होली फैमिली हॉस्पिटल और BBH की कर रही है। आई थिंक होली फैमिली तो अगले 2 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी, इसी तरह BBH भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीक में आई थिंक कि 10,000 को क्रॉस कर देंगे। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा ये है कि चूंकि इस वक्त कोरोना पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान में भी हैं और बैनुल-अक़वामी तौर पर जो है वो इसके पेशेंट की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और ये अभी किसी को भी शायद नहीं पता कि ये कब तक इसका सिलसिला चलना है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जाने से भी एक स्टेटमेंट दिया गया, अभी तक ज़ाहिर तौर पर नहीं पता लग रहा। तो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो लैब की तरफ जो अपना बिजनेस करने के हवाले से, तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे इसकी मंजूरी लेने के लिए कोरोना टेस्ट के हवाले से। तो आप किस तरह इसकी SOP और कितनी आपकी जो टीम है जो इसके विजिट करेगी और कहाँ तक क्वालिटी वर्क होगा? देखें, जैसे मैंने कहा कि अभी भी इस वक्त भी 5 प्राइवेट सेक्टर की लैब्स की हमारे पास एप्लीकेशन आई हुई है जिनको हमने विज़िट करना शुरू कर दिया है। मगर जिस तरह पहले मैंने कहा कि देखें पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी लैब को उस वक्त तक हमने क्लियर नहीं किया जब तक कि 100% वो चेकलिस्ट के मुताबिक वो सारे स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर जाते। अब जिन्ना हॉस्पिटल एक विज़िट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, उनको 10-12 दिन लगे वो जो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की। होली फैमिली का मैंने जिक्र किया, हमने पिछले हफ्ते थर्सडे को विज़िट किया था। 3 पॉइंट्स हैं उनके कि जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे। अब मेरी कल ही बात हुई तो उसमें होपफुली कल तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होते हम परमिशन नहीं देते। इसी तरह नए लैब्स भी जो अभी 5 प्राइवेट सेक्टर ने अप्लाई किया हुआ है और 4-5 पब्लिक सेक्टर की भी नेक्स्ट वीक आ जाएंगी, तो उनको हमारी टीम, हमने मखसूस टीमें बनाई हुई हैं, उनको विज़िट करेंगी। अगर तो स्टैंडर्ड्स को मीट करती होंगी तो हम इमीडिएटली परमिट कर देते हैं, अदरवाइज़ उनको हम बता के आते हैं कि ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, आप इनको पूरी कर लें। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो ही कंप्लीट हो हमें बता दें, हमारी टीम फ़ौरन आ जाएगी। तो जब तक स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेंगे हम अलाउ नहीं करते। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा ये है कि चूँकि आजकल कोरोना है तो तायद के ख़िलाफ़ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने हमेशा ही जो है वो क्रैकडाउन किया और बहुत सारे तायद के जो कारोबार वो बंद भी किए, लेकिन आजकल फिर जो है दोबारा नए सिरे से कोरोना के हवाले से हमने मुख्तलिफ जगहों पर देखा है, लिखा हुआ है कि ये हमारे पास इलाज है, फलां है। तो तायद जो है वो जो एक फिर प्रवान चढ़ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि सर कोरोना के हवाले से जो तायद और तायद डॉक्टरों के स्टेटमेंट्स हैं या फिर वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उसके ऊपर आपका क्या लाहेअमल होगा? देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा है ना कि हमारी जो रूटीन एक्टिविटीज़ थी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वो हमने बंद कर दी थी, जिसमें ये एंटी क्वैकरी की हमारी फील्ड विजिट्स टीम जाती थी, तो उनको हमने कोरोना पे लगाया हुआ। मगर इस पीरियड के दौरान हम बड़ा रेगुलरली मॉनिटर करते थे, क्योंकि ये इस किस्म के लोग जो है ना वो सोशल मीडिया पे ज़रूर आते हैं अपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए। तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पकड़ी जो सोशल मीडिया से, और देन कंसर्न, चूँकि हमारी टीम्स उसमें इन्वॉल्व हैं कोरोना के अंदर, तो मैंने ये किया था कि इसकी पावर्स जो हैं मैंने 30 अप्रैल तक डेलीगेट किए हुए हैं कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स को। डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनको सील किया, और देन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भेजे जिसको कर रहे हैं, हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं।
मगर इस मंडे से हमने अब थोड़ा सा कुछ टीम्स वहाँ से निकाल के, क्योंकि बहुत बल्क का काम जो था हॉस्पिटल्स का, लैब्स का, वो हमने कर लिया। तो हमने कुछ टीम्स निकाल के कमिंग मंडे से हमारी एंटी क्वैकरी की टीम्स भी जो हैं वो खुद भी विज़िट करना शुरू करेंगी और ये सारी चीज़ें देखेंगी। और जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, चाहे हमारे सोशल मीडिया से लेनी पड़े या बाज़ दफ़ा लोग हमारे टेलीफोन कॉल पे भी इतला देते हैं, बाज़ दफ़ा लेटर भी आ जाता है, तो हमने इमीडिएटली एक्शन लिया और हमने को 10-12 के करीब लोगों को सील किया। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि कोरोना कोई मैसेज देंगे हमें कि कोरोना के हवाले से कब तक जो है वो अभी हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी कैपेसिटी थी, टेस्टिंग कैपेसिटी, वो भी बढ़ चुकी है, तो अभी तो हमें अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस तरह हम जो कोरोना के ख़िलाफ़ मरीज़ों की शरह है और कब तक हमें रिलीफ मिलेगा, इससे कोई हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये वायरस नया वायरस है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसकी वैक्सीन भी अभी नहीं है। बट मैं ये लोगों को कहूँगा कि मेंटली प्रिपेयर रहें कि ये अभी चलेगा, कुछ महीनों तक चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा। 1.25 करोड़ आबादी है यहाँ की, लाहौर की, शहर लाहौर की, और सिर्फ 600 पॉजिटिव पेशेंट हैं, उनमें से भी कई जो है वो डिस्चार्ज होकर घरों को चले गए, ठीक हो चुके हैं वो। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे, न सिर्फ हमारे मुल्क में, हमारे इर्द गिर्द के जो 2-3 मुल्क हैं, उसको अगर आप कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज से तो बहुत कम है। उस हिसाब से हमारी मोर्टेलिटी बहुत कम है, हमारी कॉम्प्लिकेटेड केसेस बहुत कम है। क्यों है? इस पे पूरी एक रिसर्च की ज़रूरत है, अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते, चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। लेकिन मैं फिर उसी तरफ आता हूँ कि ये मेंटली हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा और हमें अपनी जो आदत हैं और जो हमारे सोशल एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग हमें परमानेंट अभी कुछ अरसे के लिए वो उस पर बहुत स्ट्रिक्टली उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यू अस्पताल डॉक्टर असद असलम जो है वो एक्सपो सेंटर को भी देख रहे हैं, और साथ म्यू अस्पताल में सबसे ज़्यादा मरीज़ होते हैं, जितने भी हैं वो सेंटर लाहौर पे अगर बनाए गए तो सबसे ज़्यादा मरीज़ म्यू में है। तो उनसे मैंने बात की थी तो वो कह रहे थे कि 98% लोग ठीक हो जाते हैं और डेथ रेशो भी इंतहाई कम है। जितने मरीज़ों की मौत हुई, अगर उसमें से बात कर लें तो वो समझते थे कि जो मरीज़ जितने भी इसकी वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए, उनमें दीगर कई मराज थी। तो इसके ऊपर सर जो है वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कि लोग ठीक हो रहे हैं, उसके बाद ज़्यादा खौफज़दा है हम। बिल्कुल ठीक कहा, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह से ये है कि आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें कि बहुत सारे लोगों, मेजॉरिटी जिस तरह आपने कहा और असद हसन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, और बड़ा कमाल का काम वो काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, मगर उसके बावजूद हम ये नहीं चाहते कि हम रिलैक्स हो जाएं और ये केसेस बढ़ना शुरू हो जाएं। और एक चीज़ मैं लोगों के नॉलेज के लिए भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अब चूँकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई, हम बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस के बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बीमारी बढ़ रही है। हम टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो पॉजिटिव केसेस जिनका टेस्ट ना होता तो पता ना चलता, क्योंकि 80% तो लोग ऐसे हैं कि जिनको खुद भी पता नहीं चलता कि वो बीमार हैं, कभी एक छींक भी नहीं आती उनको, खांसी भी नहीं होती, मगर वो पॉजिटिव होते हैं और वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं बगैर किसी ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट तो है ही नहीं इसका। तो इसलिए ज़्यादा टेस्ट करने की वजह से ये छोटी मोटी पीक्स हमारी आती रहेंगी अगले कुछ अरसे के। सर, इम्यूनिटी लेवल भी हमारा बेहतर है फॉरेनर कंट्री, यूरोप की बात कर लें, ये कहा जा रहा है, मगर इसका साइंटिफिक एविडेंस अभी तक मौजूद नहीं है। क्योंकि जो तबाही यूरोप, इटली या अमेरिका या यूके में हुई है वो खुदा न खासा पाकिस्तान में नहीं है। ये अल्लाह करेगा ये कंट्रोल होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा क्यों। एक रीजन तो ये भी हो सकती है कि हमारी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वायरस में फर्क है, ये ऐसा मुमकिन है? नहीं, वायरस एक ही और प्लस हमारा एक्चुअली लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा इतना ज़्यादा नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बहुत है, फिर हमारा सोशल सेक्टर है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है कि ओल्ड होम्स हमारे यहाँ बहुत नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा है, और पूरे के पूरे ओल्ड होम्स में मोर्टेलिटी हुई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट ये अभी सिर्फ
बात करने की हद तक साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं बुनियादी तौर पर जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो काम है उस पर बात करना चाहता हूँ ब्रेक के बाद, और मैं पूछूंगा कि आपसे कितने अस्पतालों के अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और कितनी लेबॉर्ट्रीज वो आप बता भी चुके हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं और इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, बीट स्पेशल प्रोग्राम में अब बात करते हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से कि बुनियादी तौर पर इसका काम क्या था। अस्पतालों को मॉनिटरिंग करना, अस्पतालों की रजिस्ट्रेशन करना, लाइसेंस जारी करना, लैब को लाइसेंस जारी करना, इलाज गाह जो है वो प्राइवेट हो या सरकारी, इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर शोएब खान मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पर मकसद जो है वो, हमने कोरोना के ऊपर बड़ी बात की, अब बुनियादी तौर पर मैं आना चाहता हूँ कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो बनाया गया था, जिसका मकसद ये था कि प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, इलाज गाहें जो हैं उनको आपने मॉनिटरिंग करना, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, तायद के खिलाफ काम करना, अगर किसी की शिकायत है जेन्युइन पेशेंट की तो वो उसको भी आपने रिलीफ देना। तो आप अब तक बताइए कितने ऐसी इलाज गाहें हैं जिनकी आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और इस वक्त पंजाब में वो काम कर रहे हैं? टोटल पंजाब में इस वक्त जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट इलाज गाह हैं, जिसमें एलोपैथिक सारी, जिसमें जीपी क्लिनिक्स हैं, स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स हैं, छोटे हॉस्पिटल हैं, दरमियाने हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, इसके अलावा होम्योपैथिक और ये तिब और इस तरह की जितनी भी हैं, वो तकरीबन 68,000 के करीब हैं। उनमें से हम 50,000 को अभी तक हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। बाकी 18,000 की रजिस्ट्रेशन अभी पिछले कुछ ये महीने डेट से रुकी हुई है, अदरवाइज हर महीने हमारी रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं। इसके अंदर हमने हर एक कैटेगरी के डिफरेंट मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स बनाए। मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स वो हैं कि जो कम से कम मायार है इनका होना चाहिए। वो जीपी क्लिनिक का अलहदा है, स्पेशलिस्ट के क्लिनिक, सिंगल स्पेशलिटी क्लिनिक, जो कैटेगरी ए हॉस्पिटल हैं, बी है, सी है, उन सब के स्टैंडर्ड्स अलहदा है। उनकी ज़ाहिर जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक है। उन स्टैंडर्ड्स पे हमने ये अप्रूव स्टैंडर्ड्स हैं, हमने उनकी ट्रेनिंग्स भी करवा दी हैं, और जो नए रजिस्टर होते हैं उनको भी हम रजिस्ट्रेशन के साथ ही उनको फ्री जो स्टैंडर्ड्स की बुक है वो दे के आते हैं, और फिर हम उनको सेमिनार्स भी करवाते रहते हैं उनको कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए। और फिर हमारी टीमें जो है कंटिन्यूसली रजिस्ट्रेशन के बाद कंटिन्यूसली प्रोसेस ये है कि हम रजिस्ट्रेशन के बाद एक प्रोविजनल लाइसेंस इशू कर देते हैं, मगर परमानेंट लाइसेंस तब देते हैं कि जब मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स को 100% ना भी हो, को एक आध छोटी मोटी चीज़ रहती हो तो हम लाइसेंस दे देते हैं विद द कंडीशन कि आप इतने टाइम पीरियड के अंदर वो कंप्लीट करें। तो लाइसेंसिंग के प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है, बिकॉज ये मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स जो हैं इनको ज़ाहिर हैंड होल्डिंग होती है उनकी, उनको थोड़ी सी हम सपोर्ट भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं कि उनको अचीव कर लें। जब वो अचीव कर लें तो हम परमानेंट लाइसेंस दे देते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसा तो नहीं होता कि अगर आपने किसी को लाइसेंस जारी कर दिया उसके बाद वो लाइसेंस लेने के बाद उसके जो SOP आपके हैं उस पर वो अमल दरामद ना करें? बिल्कुल ऐसा बहुत बहुत कम मगर ऐसा होता है। उसका तरीक़ाकार ये कि हमारी टीम्स कंटिन्यूसली हर मंडे को यहाँ पे आती हैं, तो हम पूरे पंजाब की टीम्स की, मैं खुद पूरा दिन उनके साथ बैठ के एक एक चीज़ डिस्कस करता हूँ। अगले 5 दिन वो फील्ड में होते हैं, और फील्ड में फिर नए रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो वहाँ पे लाइसेंस याफ्ता हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी विज़िट करके वो देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारा एक बहुत रोबस्ट कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें लोगों में कोई भी उनको शिकायत हो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से या किसी हॉस्पिटल से शिकायत हो, लाइक ये मिसमैनेज हुआ और ये खुदा ना खासा ज़िंदगी चली गई मिसमैनेजमेंट की वजह से, मेल प्रैक्टिस हो रही है, तो वो कंप्लेंट्स का हमारा यहाँ पे बड़ा एक अच्छा सिस्टम है। उसके अंदर भी जो हॉस्पिटल आता है वो भी हम देखते हैं कि ये जिस हॉस्पिटल के अगेंस्ट है वो रजिस्टर्ड है, लाइसेंस याफ्ता है कि नहीं। लाइसेंस याफ्ता है तो उनके फिर हम बड़ा डिटेल से हम चीज़ें देखते हैं, और हमारे देखने में ये आया है कि जो जिन हॉस्पिटल लाइसेंस याफ्ता हैं उनकी कंप्लेंट्स बहुत कम होती हैं।
मगर जो लाइसेंस याफ्ता नहीं होती और या रजिस्टर्ड भी नहीं होती उनके खिलाफ डॉक्टर साहब कितनी तादाद में अभी पंजाब में है ये ऐसी तादाद जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई आपके साथ? मैंने आपको बताया ना कि ये तकरीबन 18,000 80% से ज़्यादा जो हैं वो इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुके हैं और बाकी भी जो इन प्रोसेस है। वो हर हफ्ते हमारी जो टीम्स जाती हैं और वो जब वापस आती हैं। और लैब्स की कितनी तादाद है कोरोना के अलावा? कोरोना में तो आपने बता दिया ना कि जो लैब प्राइवेट तौर पर सरकारी, लेकिन ओवरऑल जो लैब पंजाब में काम कर रही है। जब हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट हम कहते हैं ना तो उसमें सारी चीज़ें शामिल, ये 68,000 में लैब्स भी शामिल हैं। तो लैब्स का भी वही प्रोसेस है कि उनको अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन करके हम प्रोविजनल लाइसेंस इशू कर देते हैं और देन लैब्स के अलहदा स्टैंडर्ड्स हैं, मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स रहते हैं। जब वो मीट करते हैं तो हम लाइसेंस इशू करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारी टीम्स विजिट करती रहती हैं, देखती रहती हैं। फिर हमारा एक टोल फ्री नंबर है, उस पर भी कंप्लेंट्स आती हैं। हमारा वेब बेस्ड सिस्टम है, उस पर भी कंप्लेंट्स आती हैं और इन राइटिंग भी लोग कंप्लेंट्स करते हैं। तो उस कंप्लेंट में भी ये सारे हॉस्पिटल साथ साथ चेक होते जाते हैं। डॉक्टर साहब, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो मुआलजीन की तरबियत भी करता है, इसका मकसद क्या होता है? क्यों इनकी तरबियत की जाती है? इसका फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली हम जो ट्रेनिंग्स अभी इनिशियली तो जब ये हमने शुरू किया 4-5 साल बड़ी रोबस्ट ट्रेनिंग्स करवाई, मगर अभी हमने ट्रेनिंग्स की बजाय हम सेमिनार्स करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कि अगर लाइक फॉर एग्जांपल 20, 25, 30 बंदे अगर रजिस्टर हो गए तो उनको हम सेमिनार की शक्ल में उनको ओरिएंटेशन स्टैंडर्ड्स पे देते हैं और कैसे मीट करते हैं वो हम कर देते हैं। बेसिकली हमारी सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स के ऊपर होती हैं मैक्सिमम। कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं लाइक डेंगू आ गया तो उसमें डेंगू के ऊपर अगर कोई खास ट्रेनिंग देनी है हमने लैब्स को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को वो देते हैं। आजकल कोरोना आ गया तो इसमें भी हम ट्रेनिंग शुरू किया, इसके ऊपर भी सिलसिला शुरू किया है। अभी हमने आज ही मीटिंग, इस प्रोग्राम से पहले मीटिंग से उठ के मैं आया हूँ, तो हमने प्राइवेट जो अभी 46 हॉस्पिटल्स बताए इनका डेटा हमने कल तक हमारे पास आ जाना है। ये 350 के करीब वेंटिलेटर्स हैं। अब ये देख रहे हैं कि उनके पास ट्रेंड लोग कितने हैं। तो जिस हॉस्पिटल में लोग शॉर्ट होंगे वो हम उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं। जो वेंटिलेटर के ऊपर अगर पेशेंट आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी सीरियस केसेस बहुत कम है और वेंटिलेटर पे इतने केसेस नहीं होते, बट हम इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि जहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है उनको हम इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, कोरोना के हवाले से कोई आपका पैगाम हो हमारे नाज़रीन के लिए? मेरा ये एक ही प्रोग्राम है, पैगाम है सारे लोगों के लिए कि ये ऐसी चीज़ है कि इसने टाइम के साथ साथ कंट्रोल हो जाना है। इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो हदायत दी गई, सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें जो है सोशल डिस्टेंस, हैंड वॉशिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनका ख़ास ख्याल रखें। और डिस्टेंस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर सिर्फ आप डिस्टेंस हैंड वॉशिंग कर लें तो ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। डॉक्टर शुएब खान जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के, हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तफसीली पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का क्या किरदार है कोरोना के हवाले से और कितनी लैब इस वक्त पंजाब में फ़ाल हो चुकी है सरकारी सतह पर और प्राइवेट सतह पर, जो कोरोना के हवाले से टेस्ट कर सकती हैं, और कोरोना के साथ साथ जो है वो बुनियादी तौर पर जो मकसद था पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को बनाने का, इस हवाले से कितना फ़ाल है और कितने इस वक्त इलाज गाहें हैं वो पंजाब में रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं, और उसके साथ तायद के हवाले से भी बात की। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ। नए मौजू के साथ नए प्रोग्राम में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।